नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक युद्ध हॉरर फिल्म के बारे में समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कम एंड सी। यह फिल्म 1943 में बेलारूस के एक गांव में शुरू होती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है। वह स्थानीय बच्चों को खुले मैदान में घूमने के बजाय अंदर रहने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फ्लोरिया नाम का एक किशोर अपने दोस्त के साथ बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज करता है और रेतीले मैदान में खुदाई करना जारी रखता है। हाल ही में यह इलाका सोवियत सेना और नाजियों के बीच युद्ध का मैदान रहा था, जिसमें नाजियों की जीत हुई थी। ये नौजवान लड़के अब स्थानीय मिलिशिया, जिसे सोवियत पार्टिसन कहा जाता है, में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, खुद के लिए एक हथियार ढूंढना। हालांकि अगर कब्जा करने वाले जर्मन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए ये दोनों नौजवान हर बार कोई आवाज सुनते ही खुद को छिपा लेते हैं। वे लंबे समय तक खुदाई करते रहते हैं, और भाग्यवश फ्लोरिया को रेत की खदान की एक खाई में एक SVT-40 राइफल मिल जाती है। इससे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी एक जर्मन टोही विमान अचानक उनके ऊपर से उड़ता है और उनकी गतिविधि को देख लेता है। अगली सुबह घर पर फ्लोरिया की मां को पता चलता है कि वह प्रतिरोध सेना में शामिल होना चाहता है। वह अच्छी तरह से जानती है कि अगर आक्रमण करने वाले जर्मनों को इस बात का पता चल गया तो उनका परिवार मरने के बराबर है। इसलिए मां फ्लोरिया को एक कुल्हाड़ी देती है और उससे विनती करती है कि वह उसे और उसकी दो छोटी बहनों को मार डाले। लेकिन किशोर चुप रहता है और अपनी बहनों को मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाकर खुश करने की कोशिश करता है। ज्यादा समय नहीं बीतता है कि पार्टिसन के दो सदस्य जर्मन वर्दी पहने झोपड़ी में आते हैं। वे किशोर को भर्ती करने आए हैं और फ्लोरिया खुशी से झूम उठता है। वह उत्साह से बंदूक और अपना सामान उठाता है और एक सैनिक की तरह सावधान खड़ा हो जाता है। उसकी मां का रवैया भी बदल जाता है और वह उन आदमियों का स्वागत करती है। हालांकि वह यह सोचकर रो पड़ती है कि उसका इकलौता बेटा युद्ध के लिए जा रहा है। हमें यह भी पता चलता है कि पार्टिसन सदस्य जर्मन सैनिकों के वेश में होते हैं, ताकि देखने वालों को बेवकूफ बना सकें। वे नहीं चाहते कि उनके नए भर्ती होने वाले सदस्यों के परिवारों को नाजियों द्वारा सताया जाए। इसीलिए वे ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वे नौजवान को गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि हर कोई सोचे कि उसे नाजियों द्वारा ले जाया जा रहा है। असल में वे लड़के को जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे उसके माथे पर चोट आ जाती है। माँ भी स्थिति को समझ जाती है और इस नाटक में अपनी भूमिका निभाती है। फ्लोरिया को फिर एक गाड़ी में धकेल दिया जाता है और वे गांव से रवाना हो जाते हैं। नौजवान अपनी प्यारी माँ और दो छोटी बहनों को आखिरी बार देखता है और चला जाता है। जल्द ही फ्लोरिया सोवियत प्रतिरोध शिविर में पहुंचता है, जहां कुछ 100 सैनिक तैनात हैं। वह निचले दर्जे के मिलिशिया बनकर खुश होता है और जो भी छोटा मोटा काम उसे दिया जाता है वह करता है। फ्लोरिया चारों ओर देखता है और कई नए भर्ती हुए लोगों को इस मिशन का हिस्सा बनकर खुश होते देखता है, यहाँ तक कि टैंकों के ऊपर सवारी करते हुए भी। उसे जल्द ही एक फोटो सेशन में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है, ताकि वे जर्मन आक्रमण के खिलाफ अपनी एकता दिखा सकें। बाद में शाम को पार्टिसन कमांडर कोसाच नए भर्ती से अपना परिचय देने को कहता है। वह लड़के को यह आदेश भी देता है कि वह किसी को भी गोली मार दे जो उनके शिविर में प्रवेश करने से पहले पासवर्ड नहीं बताता है। दुर्भाग्यवश फ्लोरिया इस काम में असफल हो जाता है जब ग्लाशा नाम की एक युवा लड़की कमांडर का पीछा करती है। वह उससे प्रवेश करने के लिए पासवर्ड पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक तुच्छ बात की तरह टाल देती है। कुछ घंटों बाद नए भर्ती को दो अनुभवी गार्ड के साथ गश्त पर लगा दिया जाता है। अगले दिन फ्लोरिया पानी उबालने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टील के बेसिन को धोने में लगा होता है। वह अन्य नौजवानों से ईर्ष्या महसूस करता है जो उस लड़की के आसपास घूम रहे हैं, जिसे उसने पिछली रात देखा था। बाद में कमांडिंग ऑफिसर कोसाच पूरी पलटन को एक बैठक के लिए बुलाता है। वह उन्हें हिटलर के खिलाफ लड़ाई के खतरों के बारे में बताता है और उन्हें अपने क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करने का आदेश देता है। पुरुषों को ब्रीफिंग देने के बाद वह पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जो मार्च नहीं कर सकता। एक सदस्य आगे बढ़ता है और कहता है कि वह अपने जूतों की हालत के कारण ऐसा नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक रूप से कोसाच उसे फ्लोरिया के साथ जूते बदलने का आदेश देता है और फ्लोरिया अनिच्छा से मान जाता है। नौजवान कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन सैनिक के साथ जूते बदलने का मतलब है कि उसे शिविर में छोड़ दिया जाएगा। ज्यादा समय नहीं बीतता है कि प्रतिरोध सेना मार्च करके चली जाती है और फ्लोरिया को शिविर की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह उसे जांचने जाता है। वह ग्लाशा होती है, वही सुंदर युवा लड़की जिसे उसने पहले देखा था। अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता, फ्लोरिया उसके सामने बैठ जाता है और वह भी रोने लगता है।
अपनी निराशा को बाहर निकालने के बाद वे हंसने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। ग्लाशा दावा करती है कि फ्लोरिया को पीछे छोड़ दिया गया है क्योंकि वह कमजोर दिखता है, लड़ने के लिए बहुत कमजोर। फिर वे अन्य विषयों पर चिल्लाने लगते हैं जब अचानक ग्लाशा उसे चूम लेती है। फ्लोरिया को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह सदमे में उसे धक्का दे देता है। कुछ ही क्षणों बाद दोनों जर्मन पैराट्रूपर्स के एक समूह को आकाश से उतरते हुए देखते हैं। उसके बाद डाइव बॉम्बर्स आते हैं जो पूरे प्रतिरोध शिविर पर आग बरसाते हैं। गोलाबारी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है और एक ऐसा अराजकता पैदा करती है जैसा कि इन नौजवानों ने कभी नहीं देखा होगा। बमबारी के बाद फ्लोरिया बहरा हो जाता है और अपने नए दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वह एक जर्मन सैनिक को पेड़ों में फंसा हुआ देखता है जो खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर वह जम जाता है। जब ग्लाशा उसे पकड़ती है तभी वह होश में आता है और दोनों जंगल की गहराई में भाग जाते हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद जर्मन पैराट्रूपर्स उनकी ओर गोलियां चलाने लगते हैं। इससे दोनों को एक खाई में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां से वे दूर से अपने दुश्मनों को देखते हैं। उनके पास जाने के लिए लगभग कहीं नहीं होता है, इसलिए फ्लोरिया लकड़ी और पत्तियों को इकट्ठा करके एक अस्थायी आश्रय बनाता है। जब वह ऐसा कर लेता है तो वह ग्लाशा को इशारा करता है कि वह अंदर आए और दोनों शरीर की गर्मी के लिए एक दूसरे के करीब सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वे फ्लोरिया के गांव की ओर जाते हैं ताकि गर्म भोजन खा सकें और उसके परिवार से मिल सकें। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो चीजें पूरी तरह से अलग दिखती हैं, क्योंकि गांव में एक अजीब सी शांति होती है और आसपास एक भी आत्मा नजर नहीं आती। फ्लोरिया अपने घर के चिमनी से धुआं उठता हुआ देखता है और समझ जाता है कि उसका परिवार शायद ज्यादा समय पहले नहीं गया होगा। वो फिर आग के पास से गर्म सूप उठाता है और ग्लाशा को देने जाता है, लेकिन तभी ग्लाशा को टेबल पर बहुत सारी मक्खियां दिखती हैं और पास में कुछ गुड़िया पड़ी होती हैं। ये सब देखकर फ्लोरिया को एहसास होता है कि उसकी फैमिली शायद कहीं छुपी हुई है, ऐसी जगह जहां जर्मन जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद वो लड़का तेजी से घर के पीछे की तरफ भागता है जहां घना जंगल है। ग्लाशा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आधे नंगे बेजान शरीरों का ढेर दिखता है। ये नजारा उसे झकझोर देता है, लेकिन वो फ्लोरिया को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि ये सुनकर वो टूट जाएगा। उधर अनजान फ्लोरिया दलदल पार करके जंगल में जाने की कोशिश करता है। ग्लाशा भी उसके साथ जाती है, लेकिन दोनों दलदल में धंसने लगते हैं। ग्लाशा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। मजबूर होकर ग्लाशा उसे उन लाशों के बारे में बता देती है जो उसने घर के पीछे देखी थी। सच जानकर सदमे और गुस्से में फ्लोरिया ग्लाशा का गला दबा देता है और उसे दलदल में धकेल देता है, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कूदकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद एक गुरिल्ला सैनिक रुबस वहां पहुंचता है और ग्लाशा को दलदल से निकालता है। गुस्से में ग्लाशा फ्लोरिया पर चिल्लाती है, कहती है कि वो पागल हो गया है, लेकिन रुबस दोनों को शांत करता है और उन्हें उन ग्रामीणों के पास ले जाता है जो जर्मनों से बचकर भागे थे। वहां फ्लोरिया उस बुजुर्ग को देखता है जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। वो बताता है कि उसने फ्लोरिया की फैमिली को मरते देखा था और ये सब उसकी मूर्खता की वजह से हुआ। अगर वो बंदूकें नहीं निकालता तो शायद उसकी फैमिली जिंदा होती। ये सुनकर फ्लोरिया खुद को मिट्टी में गाड़ कर मरने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लाशा और बाकी लोग उसे बचा लेते हैं और खाना खिलाते हैं ताकि वो होश में आ सके। इसके बाद रुबस फ्लोरिया के बाल काटता है और उन्हें जमीन में गाड़ देता है, उसके जिंदा रहने का प्रतीक। वहीं बाकी लोग हिटलर का एक पुतला बनाते हैं और उस पर थूकते हैं। फिर रुबस कुछ लोगों के साथ सप्लाई लाने निकलता है, जिसमें फ्लोरिया भी शामिल होता है। वे एक गोदाम में खाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहां जर्मन सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। दुश्मन गोलियां चलाने लगता है और सभी को जंगल में छुपना पड़ता है। अगले दिन वे सड़क के चौराहे पर हिटलर के पुतले को खड़ा कर देते हैं ताकि जर्मनों का मजाक उड़ा सकें। भागते भागते उनका समूह एक बारूदी सुरंगों वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। जमीन पर बिखरे रूसी पर्चे बताते हैं कि हाल ही में वहां दोस्ताना सैनिक मौजूद थे। थोड़ी देर बाद सभी दौड़कर रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो लोग बारूदी सुरंग पर पैर रख देते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद रुबस और फ्लोरिया अकेले आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक जर्मनों के कब्जे वाले गांव में पहुंच जाते हैं। रात में वे एक किसान से गाय चुरा लेते हैं और अंधेरे में भाग जाते हैं। खुशी में वे वहीं बैठकर गाय का दूध निकालने लगते हैं, लेकिन तभी जर्मन सैनिक चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। फ्लोरिया जमीन पर छिप जाता है, लेकिन रुबस मारा जाता है। फ्लोरिया घिसटकर गाय तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों से गाय मर जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है और आखिरकार मरी हुई गाय पर सो जाता है।
सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हर तरफ घना कोहरा होता है। वो गाय से थोड़ा मांस काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू छोटा पड़ जाता है। मजबूर होकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखती है जिसे वो चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग मालिक उसे रोक लेता है। दोनों में बहस होती है, लेकिन तभी एक जर्मन ट्रक आता है। हालात को समझते हुए बूढ़ा व्यक्ति फ्लोरिया को घास के ढेर में छुपा देता है और उसे अपना पोता बताकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो उसे अपने परिवार से मिलवाने ही वाला होता है कि तभी कुछ जर्मन सैनिक अंदर घुस जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। परिवार के कुछ लोग डरकर उन्हें खाना परोसते हैं, जबकि बाकी सहमे हुए खड़े रहते हैं। फिर सैनिक सबको बाहर बुलाते हैं, यह कहकर कि वे केवल कागजात की जांच करेंगे। फ्लोरिया समझ जाता है कि यह झूठ है और बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहां पुरुषों को एक तरफ ले जाया जाता है, जबकि महिलाएं और बच्चे अपने दस्तावेज दिखाने में लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि वे जर्मनी भाग सकेंगे। एक घायल किसान को हिटलर की जय जयकार करता हुआ एक बोर्ड पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर सभी को एक लकड़ी के चर्च में बंद कर दिया जाता है, जहां अफरा तफरी मच जाती है। एक जर्मन अधिकारी घोषणा करता है कि जो भी बचना चाहता है वो खिड़की से निकल सकता है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर। कोई भी तैयार नहीं होता। फ्लोरिया किसी तरह खिड़की से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद एक औरत अपने बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक बच्चे को चर्च के अंदर फेंक देते हैं और औरत को बाल पकड़कर घसीटते हैं। वह चिल्लाती है, लेकिन सैनिक उसे केवल मजाक में उड़ाते हैं। फिर वे चर्च में ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं, जिससे आग लग जाती है। अंदर मौजूद लोग जलकर मरने लगते हैं, लेकिन जर्मनों को इतनी मौतें भी कम लगती हैं। वे मशीन गनों और फ्लेम थ्रोवर से हर जिंदा इंसान को खत्म कर देते हैं। इस भयानक कत्लेआम के बाद एक जर्मन अधिकारी फ्लोरिया के सिर पर बंदूक रखता है, लेकिन उसे मारता नहीं, बल्कि उसे पकड़कर जबरदस्ती फोटो खिंचवाते हैं, मानो ये सब उनके लिए कोई खेल हो। फिर वे एक बूढ़ी बीमार औरत को उसके बिस्तर सहित बाहर फेंक देते हैं, उसे तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद फ्लोरिया गांव से बाहर निकलता है और देखता है कि सोवियत पार्टिसनों ने जर्मनों पर हमला कर दिया है। वह एक जर्मन अफसर के बैग से पट्टियां निकालता है और अपना जैकेट और राइफल वापस पा लेता है। बाद में वे 11 जर्मनों को पकड़ लेते हैं, जिनमें वो निर्दयी कमांडर भी होता है। कुछ जर्मन गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन एक कट्टर नाजी घमंड में डूबा रहता है। फिर एक सहयोगी को उनके ऊपर पेट्रोल डालने के लिए कहा जाता है, जो तुरंत अपने ही साथियों पर पेट्रोल डाल देता है, लेकिन जलाने से पहले ही उन्हें गोली मार दी जाती है। सब जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन फ्लोरिया अभी भी सदमे में है। तभी उसे पानी में पड़ी हिटलर की तस्वीर दिखती है। गुस्से में वह उस पर गोलियां बरसाता है और हिटलर का पूरा जीवन उल्टा चलता हुआ देखता है, एक बच्चे तक। बच्चा देखकर वह टूट जाता है, गोलियां चलाना रोक देता है और रो पड़ता है। अंत में वह अपने साथियों के साथ बर्फीले जंगल में आगे बढ़ जाता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।